हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, साथ ही साथ क्वेश्चन टैग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चंस भी आपको एज ए असाइनमेंट दिए गए थे। उन स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स से। तो सवाल था आपका, ये क्वेश्चन टैग लगाना था, आपको दिया गया था आई एम हैप्पी। इसका क्या होगा, क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपको हेल्पिंग वर्ब है एम है और जो सब्जेक्ट है आई है। हमने इस बात को डिस्कस किया था कि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कोई ऐसा एमंट ये वर्ड नहीं होता है। ऐसी जगह पे हम लोग यूज करते हैं आरंट। तो वही हमने यहाँ पे यूज किया है। इसका आंसर है आरंट और जो सब्जेक्ट है आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ वेरी कोल्ड। तो वैसे ही जो यहाँ पे वर्ब है इज़, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज और नॉट का इजंट और जो सब्जेक्ट है इट। ये बात हमने जाना था कि अगर अपने हमारा सेंटेंस जो है अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसका टैग जो है निगेटिव होगा। अगर मेरा सेंटेंस निगेटिव है तो उसका टैग जो है पॉजिटिव होगा। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। शी डजंट ड्राइव केयरलेसली। तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस निगेटिव है। जो यहाँ पे हमारा जो वर्ब दिख रहा है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब डजंट। तो डजंट चूँकि निगेटिव है तो इसका पॉजिटिव हम करेंगे, डज होगा और जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पे रह जाएगा। वैसे ही बाकी हैं। हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री। जो हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की जाती है, हिंदूज जो है मूर्ति पूजा करते हैं। तो देखो यहाँ पे हिंदूज प्रैक्टिस आइडोलेट्री। तो जो हिंदूज क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है और ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल के साथ क्या आता है, डू आता है या डज आता है, डू आता है। तो डू यहाँ पे हमने देखा है, डू यूज़ किया और साथ ही साथ चूँकि ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो डू नहीं करेंगे, डोंट करेंगे। एंड हिंदू चूँकि प्लूरल है इसलिए इसके लिए इसका प्रोनाउन दे यूज करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई फील ही इज़ हंग्री। यहाँ पे क्या है, आई फील ही इज़ हंग्री। एक बात हमने और डिस्कस किया था कि जो हमारा मेन जो सेंटेंस रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग टैग लगाएंगे। तो मेन सेंटेंस यहाँ पे क्या है, ही इज़ हंग्री, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब इज़, चूँकि पॉजिटिव है इसलिए इजंट और ही प्रोनाउन यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन है आपका, द आर्टिस्ट इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, पहले हम वर्ड एम्बीडेक्स्ट्रस को समझ लेते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस यहाँ पर एक तो यहाँ पे दिख रहा है हमें एम्बी, दूसरा है आपका डेक्स्ट्रस। एम्बी मतलब क्या होता है, बोथ। और डेक्स्ट्रस जो है आपका लैटिन वर्ड डेक्स्टर से बना है। और जो डेक्स्टर होता है क्या होता है, आपका राइट हैंड होता है। जो आपका स्किलफुल हैंड होता है, जनरली उसे राइट हैंड को ही लोग स्किलफुल हैंड मानते हैं। हालांकि अब ये कॉन्सेप्ट पिछले कुछ दशकों से बदल चुका है, जो लेफ़्ट हैंड वाले भी इक्वली स्किलफुल हैं। बट चूँकि पहले से ऐसा चला आ रहा है तो वर्ड उसी हिसाब से डिराइव हो गया है। तो आपका जो डेक्स्टर है ये आपका स्किलफुल हैंड है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस कहने का मतलब है कि योर बोथ हैंड इज स्किलफुल हैंड। आप दोनों हाथों से इक्वली इफिशिएंटली काम कर सकते हो। जितनी, जैसे आप किसी को देखे हो कि आप दाहिने हाथ से भी लिख सकता है और बाएं हाथ से भी लिख सकता है, तो ऐसे इंसान को बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग लेफ्टी बैटिंग करते हैं, कुछ लोग उतने ही आसानी से उतने ही अच्छे लेफ्टी भी बैटिंग कर लेते हैं और उतनी ही अच्छा राइटी भी बैटिंग कर लेते हैं। तो उन्हें कहा जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस।
तो द आर्टिस्ट इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस, यहाँ पे क्या है आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़, तो इज़ का सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, डजंट ही नहीं होगा आपका, यहाँ पे होगा इजंट ही। देख लेते हैं इजंट ही कैसे होगा। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपका जो टैग बनेगा क्या होगा, निगेटिव बनेगा। तो निगेटिव इज़ का आपका निगेटिव आपका इजंट हो गया। एंड आर्टिस्ट, चूँकि यहाँ पे प्रोनाउन हमें यूज़ करना है तो इसके लिए जो सुटेबल प्रोनाउन होगा आपका ही होगा। तो इसका जो टैग होगा आपका क्या होगा, द आर्टिस्ट इज़ एम्बीडेक्स्ट्रस इजंट ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखते हैं इनका आंसर क्या होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको पूछा गया है सिनोनिम्स पूछा गया है, नियरेस्ट इन मीनिंग, कहने का मतलब कि जो इस शब्द के अर्थ से मिलते जुलते अर्थ वाला है, जो इसका सिनोनिम है वो आपको ढूंढना है, जो अंडरलाइन किया हुआ है। वर्ड क्या है आपका, इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन कहने का जो अगर शब्द का हम अर्थ देखें, इसका मतलब होता है प्रभाव, परिणाम। तो क्या होगा इम्प्लीकेशन का, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, इस जैसे किसी इंसिडेंस के होने का उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, आगे इसका क्या परिणाम पड़ेगा। सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आगे इसके कैसे परिणाम होंगे। तो इम्प्लीकेशंस और कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर सिनोनिम्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ड है आपका कॉन्टेजियस। देखिए मैंने यहाँ पे इस वर्ड से रिलेटेड काफ़ी वर्ड्स को यहाँ पे समझाया है। समझाने का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि आप वर्ड्स के रूट्स को समझना सीखो। जब तक आप वर्ड के रूट्स को समझ के सीखने की कोशिश नहीं करोगे, आपका वोकेबलरी कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। और जब वर्ड्स के रूट्स को आप पकड़ के सीखने लग जाओगे तो एक वर्ड को सीखने से आप कम से कम तो 10 वर्ड आसानी से सीख जाओगे। फॉर एग्जांपल हम यहीं पे देखते हैं, तो जो वर्ड है कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस यहाँ पे 2 रूट से बना हुआ है, एक तो है कॉन और दूसरा है आपका टैग। जो टैग जो डिराइव हुआ है वो लैटिन वर्ड टैंग्रे से डिराइव हुआ है। तो कॉन, कॉन मतलब क्या होता है, साथ, टुगेदर। और टैग मतलब क्या होता है, टच। आप देखते होगे फेसबुक पर, ट्विटर पे किसी को टैग करते हो। टैग करने का मतलब क्या है कि आप उन्हें एक तरीके से टच करके बताते हो, आप जो लिखे हो उन्हें दिखलाना चाहते हो, उन्हें आप पीछे से समझ लो कि आप इशारा करके पीछे से उन्हें टैप करके टैग करके आप बता रहे हो कि देख लो हमने ये लिखा है। तो टैग का मतलब हम समझ गए। तो कॉन्टेजियस का मतलब समझ जाते हैं। तो कॉन्टेजियस जो है वैसी बीमारी को कहा जाता है, वैसे जो है एक्शंस को कहा जाता है, वैसे मोरल्स को कहा जाता है जो कि काफ़ी जल्दी एक दूसरे से, अगर मैं कुछ काम को कर रहा हूँ, मुझ में कुछ वैसी बीमारी है, मुझ में कुछ वैसे आचरण है, मेरी कुछ वैसी आदतें हैं, तो आप मेरे संपर्क में रहोगे, मेरे टच में रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा संभव है कि आप में भी वही सारी बीमारी हो जाए, आप में भी वही सारी आदतें हो जाएं, आप भी उन्हीं सब कामों को करने लगे जो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहा जाए, मेरे बारे में क्या कहा जाएगा कि हिज एक्टिविटीज़ आर कॉन्टेजियस, हिज नेचर इज़ कॉन्टेजियस। मेरे जो है हैबिट्स जो है वो कॉन्टेजियस है, मेरे एक्शंस जो है कॉन्टेजियस है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉन्टेजियस को समझा। आगे देखते हैं इनके साथ और क्या क्या वर्ड बन सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, एक तो है कॉन्टेमिनेटिंग। एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, जो OUS है ये काफ़ी कॉमन सा है, एडजेक्टिव का यूज़, किसी भी वर्ड का अगर एडजेक्टिव हमें करना है तो
ओ यू एस लगा के हम उसे ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी भी वर्ड का, बट काफ़ी सारे वर्ड का एडजेक्टिव हम ओ यू एस लगा के उसे बनाते हैं। तो यहाँ इस बात से ये भी हमें पता चला कि जो ये वर्ड कॉन्टेजियस है ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉन्टैमिनेटिंग। तो कॉन्टैमिनेटिंग वही है जो संक्रामक है। कोई अगर किसी को कुछ बीमारी हो गया है, जैसे आजकल के टाइम में ये कोरोना वाला बीमारी चल रहा है, कोविड-19 जो चल रहा है, ये काफ़ी कॉन्टेजियस है, काफ़ी कॉन्टैमिनेटिंग है। और कॉन्टैमिनेटेड क्या होता है, जो जैसे आपके एयर कॉन्टैमिनेट हो जाएंगे, वाटर कॉन्टैमिनेट हो जाएंगे, तो उन्हें कहा जाएगा कि दिस वाटर इज कॉन्टैमिनेटेड, द एयर ऑफ दैट प्लेस इज कॉन्टैमिनेटेड। वैसे ही जो टैग को यूज़ करते हुए यहाँ पे वर्ड बना है टेंजेंट। टैग मतलब क्या, टच करना। तो टेंजेंट अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो क्या होता है, एक लाइन होती है जो सर्कल को टच करके निकल जाती है, तो वहाँ से वर्ड बना टेंजेंट। टेंजेंशियल, अगर आप कुछ बातें कर रहे हो, यहाँ पे कोई एक, मान लो कि यहाँ पे मैं वर्ड समझा रहा हूँ, सिनोनिम समझा रहा हूँ, इंग्लिश समझा रहा हूँ, और आप बात करने लग गए, फ्रेंच की बातें करने लग गए, चाइनीज़ की बातें करने लग गए, तो आपका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल टेंजेंशियल है। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसके अंदर में नहीं है, बिल्कुल बाहर से निकल जा रहा है। टेंजिबल, इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़े होगे तो पढ़े होगे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स। क्या होते हैं, टेंजिबल्स वैसे चीज़ होते हैं जिन्हें आप टच कर सकते हो, इनटेंजिबल वैसे होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते हो। जैसे इकोनॉमिक्स का अगर एग्जांपल देखें तो गुडविल आपका इनटेंजिबल हो गया, उसे आप टच नहीं कर सकते हो। हालांकि वहीं पे अगर आपका कोई अगर मशीनरी है तो वो आपका टेंजिबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल एसेट है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और वर्ड्स। यहाँ पे और भी कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इन्हें आप रूट से रिलेट करके सीखने की कोशिश कीजिएगा। जो टैक्चुअल है, मतलब वैसा सेंस जो टच से प्रोड्यूस हो। जैसे आपको कोई टच करता है, आपके अंदर जो सेंसेशन होते हैं वो क्या होता है, टैक्चुअल होता है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है हमारा कॉन्टेजियन। कॉन्टेजियन करने का मतलब है वैसा डिजीज जो कि छूने से फैल जाए, जो कहा जाता है कि संक्रामक रोग। फिर से अभी के जो करंट सिचुएशन चल रहा है आपका, कोविड-19 जो है एक संक्रामक रोग है, एक कॉन्टेजियन है। कॉन्टेजियस सेम रूट है सबका, कॉन और टैग सबसे। तो देख रहे हो कि साथ, कॉन मतलब कि टुगेदर एंड टैग मतलब टच, उसी से ये सारा कुछ बना हुआ है। कॉन्टिगुअस, कॉन्टिगुअस मतलब वैसे जो कॉमन बाउंड्री होता है और या फिर कॉमन एज होता है, कॉन्टेगुअस होता है, कॉन्टेगुअस रीजन। कॉन्टिंजेंट, जो आर्मी के कॉन्टिंजेंट होते हैं, उन्हें भी आप कोशिश करो कि आप इस रूट से समझने की कोशिश करो। कंटिंजेंसी, जो जो आपदा के लिए जो फंड रखे जाते हैं, कंटिंजेंसी फंड, वो भी इसी रूट से बने हुए हैं। तो इनका मीनिंग आप कोशिश करो कि इस रूट से हम समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, देखिए पिछले वीडियो में भी ये आया था, हैकनेड, क्लीशेड। तो क्या बताया था हमने, घिसा पीटा, जो कि अनओरिजिनल हो। मिलते जुलते वर्ड भी बताया था मैंने, ट्रीटे, ट्राइट, हैकनेड, कॉमन प्लेस, ह्यूमरलेस। वैसे लोगों के बारे में बात किया जाए जिनकी स्पीच पैटर्न जो है वो फुल ऑफ है, क्लीशे से फुल है। वो कॉमन, जो घिसा पीटा उनकी शब्दावली है, एक ही चीज वो बार बार बोलते रहते हैं। स्टीरियोटाइप्स हैं उनके, फ्रेजोलॉजी जो है स्टीरियोटाइप हैं। उनके जो वर्ड्स होते हैं, उनके जो
जो कहते हैं वो बिल्कुल स्पार्कल से रहित होते हैं, उनमें कोई स्पार्कल, जो कोई तेज चमक होता ही नहीं है, बिल्कुल उदास सा घिसा पिटा सा उनका जो शब्दावली है। तो इसके लिए जो एडजेक्टिव यूज होता है बैनल। तो वर्ड्स का रूट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसे कह रहा हूँ कि जब भी आप वोकैबुलरी पढ़ो, जब भी आप वोकैबुलरी को नोट करो, जब याद उन्हें करने की कोशिश करो, जैसे मैंने बताया था कि 20-20 आपको 20 वोकैब्स और 20 जो ईडियम्स आपको याद करने हैं, डे 1 डे 2, फिर उन्हें रिवाइज भी करना है। तो वो तो आप करो, इस साथ साथ उनके रूट्स को समझने की कोशिश करो। रूट्स अगर आप समझते हो तो वर्ड्स आपके अंदर ज़्यादा दिन तक रिटेन रह पाएगा, आप उसे ज़्यादा दिन तक एब्जॉर्ब करके रह सकते हो। आप जो होता है ना कि पढ़ते तो हैं पर भूल जाते हैं, तो जब आप रूट से समझ समझ के पढ़ोगे, आप वर्ड्स आपको समझ में आएगी, आप याद सिर्फ नहीं करोगे, आपके समझ में वो बैठ जाएगी। और जब समझ में बैठ जाएगी कोई भी बात, आप भूलोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम पूछा जा रहा है। डीके। डीके कहने का मतलब क्या होता है कि जो चीज धीरे धीरे उसका पतन होने लगता है, धीरे धीरे वो चीज जो ओरिजिनल जो उसकी उपयोगिता रहता है वो रह नहीं जाती है, वो कम होते जाता है। तो डीके हो रहा है किसी का, जैसे कहते हैं किसी का, जो मौर्यंस थे, तो मौर्यंस जो शुरुआत उन्होंने जो मौर्यन एम्पायर बनाया, फिर वो एक पीक पे गया, उसके बाद फिर एम्पायर का डीके होना शुरू हो गया। तो डीके, और जो चीज डीके नहीं हो रहा है वो क्या कर जा रहा है, सरवाइव कर रहा है। तो डीके का अपोजिट यहां पे हो जाएगा आपका सर्वाइवल। नेक्स्ट है इनर्सिया। इनर्सिया अगर आप पढ़े होगे, फिजिक्स पढ़े होगे, न्यूटन का लॉ पढ़े होगे, देखे होगे वहां पे इनर्सिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्सिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब क्या है कि आप इनर्सिया का ऐसे शब्द का अर्थ देखें तो है जड़त्व। मतलब आप किसी को चीज को न करने की जो आपके अंदर की जो इच्छा है, जैसे कोई कहा, आपको किसी ने कहा कि चलो पढ़ते हैं या फिर चलो कि ये काम को करते हैं, अंदर से एक मन में भावना उत्पन्न हो रही है कि नहीं अभी नहीं करते हैं। तो वो जो आपके अंदर से न जो आपको स्वतः निकलता है, वो आपका जड़त्व जो है आपके अंदर से न को कहलवाता है। तो इनर्सिया, everyone has to fight the inertia in the system। जैसे सिस्टम, आप किसी भी दफ्तर में जाते हो या फिर किसी भी सिस्टम में देखते हो कि कोई चीज जो जैसी होनी चाहिए थी वो वैसे ठीक है हो रही होती है, लेकिन काफी रुक रुक के हो रही होती है, काफी उसमें अड़चन आ रही होती। तो उस इनर्सिया को कहा जा रहा है कि एवरीवन शुड फाइट, सबको उसे मिलकर दूर करना चाहिए। तो अगर आपके अंदर कुछ ना करने की इच्छा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो वो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्टिविटी। जो ये वर्ड है यहाँ पे इंडोलेंस, फिर से यहाँ पे हम इसे रूट से कनेक्ट करके देखते हैं। वैसे ही सारे वर्ड्स को आप रूट से समझो। जो इंडोलेंस है ये लैटिन रूट है इसका, डोलियो। तो डोलियो का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ उदास है, मॉर्नफुल है, सैड है, मेलैंकली है, जो मेलैंकली उसके अंदर कैसे आ सकता है, या तो उसके फिजिकल पेन से आ सकता है या फिर उसके अंदर कुछ मानसिक, उसके दिमाग में उलझन चल रही है, समस्या चल रही है, मानसिक कष्ट हो उसके कारण आ सकता है। Who seems to be suffering or grieving is called dolorous। वैसा व्यक्ति जो सफर कर रहा है उसे कहा जाता है डोलरस। तो डोलरस यहाँ पे इंडोलेंस, डोलरस सब जो है, ये जो रूट है आपका डोलियो यहां से आया है। जो डोलफुल है, आप खुद से इमेजिन कर सकते हो क्या होगा, फुल ऑफ डोल इज डोलफुल, मतलब उसके अंदर काफी जो है निराशा भरी हुई है, काफी जो है उसके अंदर कष्ट है। तो डोलफुल इज प्रीटी मच द अपोजिट ऑफ हाउ ए रे ऑफ गोल्डन सन कैन मेक यू फील। सुबह की जो पहली किरण होती है तो वो क्या लेके आती है सभी के जीवन में, वो उसे कैसे रिलेट कर सकते हैं, एक नया उत्साह है, एक नया होप है। लेकिन जो डोलफुल है
वो ठीक इसका अपोजिट है, मतलब अगर उत्साह है तो उत्साह के विपरीत निरुत्साह है। तो वैसे ही अगर कोई डोलफुल, तो इनडोलेंस जो है आपका क्या होगा, एवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटी और एक्सर्शन। तो आप अगर में अंदर आपके अंदर अगर उत्साह नहीं है, आप निरुत्साही हो, तो आप क्या करोगे, आप लेजी बने रहोगे, आप किसी काम को करने की आपकी इच्छा ही नहीं होगी, आपके अंदर इनएक्टिविटी रहेगी। वैसे ही कंडोल, कंडोल करने का मतलब क्या है कि कौन जो यहाँ पे है, पहले भी मैंने बताया था, कौन जो है क्या है इसका मतलब, टुगेदर। तो कोई अगर कोई व्यक्ति अगर निराशा में है, कोई अगर दुख में है, किसी को परेशानी है, तो आप उसके दुख में आप उसके साथ हो, उसे कहा जाता है कि कंडोल कर रहे हो आप उसे। जैसे किसी को आप कंडोलेंस देते हो, उन्हें सांत्वना देते हो, जनरली किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप उसे कंडोलेंस देने जाते हो, उन्हें सांत्वना देने जाते हो। मतलब कंडोलेंस देने का मतलब है कि उनके इस दुख की घड़ी में आप उनके साथ खड़े हो, अगर उन्हें कुछ अगर जरूरत होती है तो वे आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, वर्ड है आपका इलोक्वेंटली, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और यहां से हम लोग काफी वर्ड्स को सीखेंगे भी। वर्ड है हमारा इलोक्वेंटली। तो इलोक्वेंटली का हमें एंटोनिम्स यहाँ पे पूछा गया है, क्या कहा गया है, ही स्पीक्स इलोक्वेंटली एंड कैन पुल क्राउड्स। तो जो वर्ड है इलोक्वेंटली, पहले इसे हम समझ लेते हैं। तो इलोक्वेंटली काफी ज्यादा, जो ये वर्ड है इलोक्वेंटली, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे हम लोग काफ़ी वर्ड्स को सीखने वाले हैं। काफ़ी वर्ड्स, जो जितने भी वर्ड्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कहीं ना कहीं इससे मिलता जुलता वर्ड जो है साल दो साल में आते ही रहते हैं और कई बार आ चुके हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्ड और ये रूट, सीखते हैं इसे। तो जो वर्ड इलोक्वेंटली बना है आपका, लैटिन इसका रूट है लोकोर। लोकोर कहने का मतलब क्या होता है, टू स्पीक, मतलब आप जो बोल रहे हो, लैटिन में इसे कहा जाएगा लोकोर। तो लोकोर से आपका बना हुआ है इलोक्वेंटली। और इसे क्या वर्ड बनते हैं, सॉलिलोकी। सॉली मतलब क्या होता है कि, सॉली मतलब एलोन, सॉली कहने का मतलब है कि एलोन। और लौकी जो वर्ड है आपका लोकोर से बना हुआ है, तो लिख लेते हैं यहां पर सॉली सॉली जो हमारा है एलोन, एंड लौकी जो है लोकोर, मतलब कि स्पीक। तो जो एलोन, खुद से हम बात कर रहे हैं, एलोन अकेले में बात कर रहे हैं, जो खुद से की गई बात है। तो ऐसा नहीं कि हम सॉलिलोकी अगर कर रहे हैं तो खुद से बात, अब जैसे व्यक्ति जो है, कोई भी आदमी जो है मन में अपनी कई बातें सोचते रहता है, मन ही मन कुछ बोलते रहता है, तो उसे सॉलिलोकी नहीं बोलेंगे। देखते हैं किसे बोलेंगे। तो सॉलिलोकी कॉमनली अप्लाई टू अटरेंस मेड इन ए प्ले। जैसे देखते होगे, जैसे घरों में अक्सर सास बहू वाली सीरियल चलती रहती है, किसी ने कुछ षड्यंत्र रचा, तो षड्यंत्र रचा तो मन ही मन वो कुछ ऐसा सोचता है, जो कि मान लो कि पर्सन ए ने कुछ मन ही मन सोचा, पर्सन बी को वो पता नहीं चलता है, पर्सन ए ने कुछ ऐसा सोचा जो बी को पता नहीं चलता है, लेकिन आप जो उस सीरियल को देख रहे हो आपको वो पता चल जाता है। तो वही वो उस सिचुएशन को आप इमेजिन करो, वही है सॉलिलोकी। मतलब एक जो है स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पे वही एक ही वॉइस में यहाँ पे आपको बता दी जाती है, ये कुछ ऐसा सोच रहा है जो आपको पता चल जाता है पर बी को पता नहीं चल जाता है। तो वैसे अटरेंसेस जो प्ले में होते हैं, नाटक में होते हैं, या फिर ऐसे जो सीरियल्स में होते हैं, फिल्म्स में होते हैं, उन्हें कहा जाता है सॉलिलोकी। वर्ड है आपका इलोक्वेंट। ई जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और लौकी तो है ही, तो ई कहने का मतलब क्या है,
ई एक्स, एक्स से आया है ई, और एक्स क्या होता है? आउट। एक्स कहने का मतलब है आउट। जैसे कहा जाता है एक्सटीरियर, मतलब बाहर बाहर का। एक्स सर्कल तो मतलब बाहर का सर्कल। एक्सटीरियर जो घर का आप डिजाइन कराते हो तो काफी इंटीरियर्स कराते हैं, कुछ एक्सटीरियर्स कराते हैं। इंटीरियर मतलब कि आप घर के अंदर कुछ डिजाइन करा रहे हो, कुछ अंदर काम करा रहे हो। एक्सटीरियर मतलब घर के बाहर का जो पार्ट है वो आपका एक्सटीरियर हो गया। तो एक्सटीरियर इलोक्वेंट जो है, नेक्स्ट वर्ड जो है आपका क्या है? इलोक्वेंट। इलोक्वेंट कहने का मतलब, यहां पे देखो इलोक्वेंट, जो ये ई आ रहा है, ई कहां से आ रहा है? एक्स से आ रहा है। एक्स कहने का मतलब आउट। जैसे एक्सटीरियर, एक्सटीरियर में जो एक्स है इसका कहने का मतलब क्या है? जो एक होता है घर का इंटीरियर, एक होता है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर कहने का मतलब कि घर के बाहर का पार्ट। तो वैसे ही एक्स मतलब होता है आउट। तो इलोक्वेंट स्पीक्स आउट, वो बाहर की तरफ बोलते हैं। मतलब एक तो हुआ कि सोलिलोकी हुआ कि अंदर की तरफ ही बोलना, खुद से ही बोलना। और एक इलोक्वेंट कहने का मतलब कि स्पीक्स आउट एक्सप्रेसिव। कैसे बोलते हैं वो एक्सप्रेसिव होते हैं, वो काफी ज्यादा। जो फ्लुएंट बोलते हैं, फोर्सफुल बोलते हैं, और परसुएसिव होते हैं। कहने का मतलब उनकी बातों से आप प्रभावित हो सकते हो, वैसे स्पीकर को कहा जाता है इलोक्वेंट स्पीकर। इलोक्वेंट सजेस्ट्स, इलोक्वेंट जो होते हैं, इलोक्वेंट स्पीकर जो होते हैं, उनके जो शब्दावली होती है, उनके जो लैंग्वेज होते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं, वो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन करते हैं। वो इस तरीके से बोलते हैं जैसे लगता है कि कोई कलाकार बोल रहा है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल अपील्स लाते हैं। बातचीत में कभी टोन ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, अब मौके की नजाकत को समझते हुए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ही हैं, वो काफी इलोक्वेंट हैं। उनकी भाषण जो है काफी इलोक्वेंट तरीके से वो बोलते हैं। काफी कई बार वो अपने भाषणों में रोने लग जाते हैं, कई बार वो उत्तेजित हो जाते हैं। तो उनका जो भाषण है, उनके जो इलोक्वेंट स्पीकर हैं वो काफी बहुत अच्छे वाले। तो स्किलफुल यूज ऑफ लैंग्वेज टू मूव एंड अराउज ए लिसनर। बातें वो कुछ ऐसी करेंगे कि जो सामने जो उनकी बातों को सुन रहा है उसके अंदर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिल्कुल वो उत्तेजित हो जाएंगे। उन्हें ऐसा वो फील करा देंगे जैसे कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वर्ड है आपका, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है आपका वेंट्रिलोकिस्ट। तो वेंट्रम, जो ये वर्ड है वेंट्रिलोकिस्ट, आया है आपका वेंट्रिस से। वेंट्रिस कहने का मतलब कि बेली, मतलब पेट, कुछ स्टोमक। ऐसी आवाज निकाली जाएगी कि ऐसा लगेगा कि पेट से बोला जा रहा है, तो वैसे को कहा जाएगा वेंट्रिलोकिस्ट। कोलोक्वल, यहाँ पे देख लो, जैसे हमने सीखा था कॉन। कॉन क्या था? मतलब टुगेदर। वैसे ही सिर्फ कॉन ही टुगेदर नहीं होती है, कॉल ये भी हो जाता है टुगेदर। जबकि वैसी स्थिति में ये कॉल का मतलब टुगेदर हो जाता है जब जो आपका शब्द है वो एल से स्टार्ट होता है। जो शब्द है आर से अगर स्टार्ट होने वाला है तो कॉर, सी ओ आर जो है वो उसका मतलब हो जाता है टुगेदर। और जो कॉम, सी ओ एम, ये भी टुगेदर इसका मीनिंग निकल के आता है। कब? जबकि जो शब्द है वो स्टार्ट हो रहा है एम से या फिर पी से। तो यहाँ पे हमें दिया गया है जो शब्द चूंकि एल से स्टार्ट हो रहा है, लौकी एल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सी ओ एल कहने का मतलब क्या है कि साथ, टुगेदर। तो कोलोक्वल कहने का मतलब क्या है कि, और लौकी कहने का मतलब क्या है? कोलोकी मतलब स्पीक। तो साथ साथ बोलना क्या होता है? कोलेक्वल। साथ साथ आप कैसे बोलोगे? आप जो कॉमन बोलचाल की जो भाषा होती है, कोलेक्वल लैंग्वेज उन्हें बोलते हैं। आप जो कोलेक्वल लैंग्वेज होते हैं वो उनमें ज़्यादा ग्रामर्स की जो उतनी ज़्यादा रिजिडिटी नहीं रहती है कि आप बिल्कुल सही ग्रामर बोलो। आप अपने दोस्तों से जैसे बात करते हो, आप पड़ोस में जैसे बात करते हो, आप मार्केट में जैसे बात करते हो, वो आपकी क्या हो गई? कोलेक्वल हो गई। मतलब किसी जगह की बोली हो गई कोलिक्वल। वैसे ही आगे बढ़ते हैं। वर्ड है आपका सरकम लोकुशन। सरकम कहने का मतलब क्या है? गोल।
सर्कल तो आप पढ़े ही होंगे, क्या होता है उसका सरकमफ्रेंस? सर्कल के गोल गोल जो उसका बाउंड्री है उसका मेजरमेंट कहा जाता है सरकमफ्रेंस। तो वैसे ही सर्कम कहने का मतलब है अराउंड, और लौकी तो यहाँ पे है ही, तो सरकम लोक्यूशन कहने का मतलब क्या होगा कि जो व्यक्ति जो है वो गोल गोल बातें कर रहा है, जो स्पष्ट बातें नहीं कर रहा है, इसे समझ ले। आगे वो जो शब्द है आपका मैग्नीलोकेंट, मैग्नीस जो आपका मैग्नी जो है रूट है आपका मैग्नस, मैग्नस मतलब लार्ज, ग्रैंडी, इसका ग्रैंडिस मतलब ही ग्रैंड, ग्रैंड मतलब वही बड़ा, काफी भव्य। तो ग्रैंडियोस जो है। इवन पॉम्पस लैंग्वेज, पॉम्पस मतलब बढ़ा चढ़ा के कही गई जो बात होती है। ऑफ लार्ज एंड इम्प्रेसिव वर्ड्स, काफी मतलब बिल्कुल, आप जैसे वाइफ को आपको कहना है तो आप उसे कहोगे बेटर हाफ कहोगे, सोलमेट कहोगे। तो ये जो है जो ग्रैंडियोज स्पीकर होते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो मिस्टर शशि थरूर का, तो ऐसा नहीं कि वो जो बात बोलते हैं समझ नहीं आता है, बट उनकी जो शब्दावली होती है कुछ ऐसे सजावट करके वो बोलते हैं जो उसे कहा जाता है ग्रैंडियोस। आगे बढ़ते हैं। जब बात लौकी की आई ही है, मतलब स्पीक की आई ही है, तो उससे मिलते जुलते कुछ और वर्ड्स भी हम देख लेते हैं। लोक्वेसियस, बर्वोस, वॉल्यूबल, गारुलस, ये सब वर्ड्स को हम सीखते चलते हैं। तो लोक्वेसियस ये सब जो है ये बोलने से ही रिलेटेड है, और ये बोलने से ही मत रिलेटेड सिर्फ इतने नहीं है, काफी बोलने से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं। तो ये लोक्वेसियस है, इसके कहने का मतलब क्या है कि वो काफी बोलते हैं। इफ यू आर वर्बोज, वर्बोज कहने का मतलब यहाँ पे देख लेते हैं। इफ यू आर वर्बोज यू स्मॉदर योर आइडियाज विथ एक्सेस वर्ड्स, आप जो कह रहे हो वो एक तो होता है कि बिल्कुल सारगर्भित आप बातें बोलते हो, बिल्कुल पिथी रिप्लाई आप देते हो, मतलब बिल्कुल संक्षेप में आप कुछ बोलते हो और उसी से बातें स्पष्ट हो जाती है। पर ये जो वर्बोस लोग हो जो होते हैं वो किसी बात को समझाने के लिए इतने ज्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, with such an overabundance of words that your listener either drops into a state of helpless confusion or falls asleep। इतनी ज्यादा वो बोलेंगे किसी बात को समझाने के लिए, इतना ज्यादा वो किसी शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि वो जो सुनने वाले हैं वो या तो कंफ्यूज हो जाएंगे या फिर उनका इंटरेस्ट ही वहां से हट जाएगा, लोग को नींद आने लग जाएगा। वर्ड है लैटिन, इसका क्या है वर्बम, वर्बम कहने का मतलब क्या वर्ड, वर्बम इसका लैटिन का मतलब है वर्ड, मतलब वर्बोस लोग जो होते हैं वर्डी होते हैं, काफी शब्द बोलते हैं। और जो वॉल्यूबल, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वॉल्यूबल। तो वॉल्यूबल कहां से आया है, इसका लैटिन है वोल्वो, और वोल्वो जो आया है वो कोई चीज अगर रोल कर रही है आसानी से, बिल्कुल एफर्टलेसली मूव कर रही है, तो वो है वोल्वो। तो जो वर्ड्स जो हैं आपके टंग से ऐसे निकलते हैं, आपके मुंह से बिल्कुल आसानी से रोल करते हुए निकलते हैं, तो वॉल्यूबल स्पीकर्स टंग वर्ड्स effortlessly roll off the voluble speaker's tongue। जो आपकी जिह्वा से आपके जो शब्द हैं बिल्कुल effortlessly निकलते हैं। यू स्पीक रैपिडली, आप तेजी से बोलते हैं, फ्लुएंटली बोलते हैं, काफी मतलब फराटेदार बोलते हैं। यू आर ए ग्लिब टॉकर विदाउट हेजिटेशन, आप में के बोलने में कोई हेजिटेशन ही नहीं होती है, स्टैमर स्टटर नहीं करते हैं, लड़खड़ाते हचकचाते नहीं हैं। यू आर वोकल, अपनी बातों को सही तरीके से आप रख पाते हो, वर्बल हो आप। एंड हाईली आर्टिकुलेट, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, तो वैसे लोगों को कहा जाता है दे आर वॉल्यूबल। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं गार्लस। तो गार्लस जो है ये एडजेक्टिव जो है जनरली वैसे लोगों के लिए यूज होता है जो अपनी बोली से इरिटेट कर देते हैं। गारुलस, अक्सर आपने सुना होगा गारुलस ओल्ड मैन, गारुलस ओल्ड वुमेन। अक्सर देखा होगा कि जो बूढ़े लोग होते हैं काफी ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करते हैं। तो
वैसे लोगों को बोला जाएगा गारुलस। आगे बढ़ते हैं, क्या है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके दिए गए हैं। तो जो वर्ड है, जो इडियम है आपका ईट लाइक ए बर्ड। तो ईट लाइक ए बर्ड क्या होता है कि आप चिड़िया की तरह खाते हो। चिड़िया कितना खाना खाता है? बिल्कुल थोड़ा सा खाता है। तो यू ईट वेरी लिटल। बनाना रिपब्लिक, काफी फनी सा लगता है लेकिन समझते हैं इसे। बनाना रिपब्लिक क्या है कि वैसा रिपब्लिक, वैसी कंट्री, वैसा देश जो है वो सिर्फ कुछ ही चीजों के अपने व्यापार में कुछ ही चीजों से पे वो निर्भर है। जैसे या बनाना से कुछ हो सकता है कि निर्भर हो, या फिर ऑयल से निर्भर हो, या फिर हो सके कि कुछ ज्वेलरी बनाता हो उससे वो निर्भर हो, मिनरल से निर्भर हो। उसका जो है वास्ट, उसके जो एक्सपोर्ट को अगर आप देखो तो वास्ट प्रोडक्ट नहीं रहेंगे, वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट नहीं रहेंगे। कुछ ही प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट कर पाता है, कुछ ही प्रोडक्ट्स पे उसकी इकोनॉमी निर्भर होती है। तो अगर ग्लोबल मार्केट में कुछ ऐसी परिस्थिति डेवलप कर, ऐसी सिचुएशंस बन गए हैं, ऐसी परिस्थिति बन गई है जिससे जिस चीज़ का ये उत्पादन करता है, जिस चीज़ का ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो भी ये करता है, अगर वो प्रभावित होता है, अगर मान लो बुरे सेंस में प्रभावित होता है, तो इस देश की क्या हालत हो जाएगी? बिल्कुल इसकी इकोनॉमी ही डमाडोल हो जाएगी। और उस इकोनॉमी जो डमाडोल वाली जो स्थिति पैदा होगी, उसको संभालने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट भी कैपेबल नहीं हो पाती है। तो ये बनाना रिपब्लिक कहने का मतलब क्या है कि ये, और वो वैसे जो देश होते हैं जो काफी कम ही चीजों के उत्पादन पर निर्भर करते हैं, काफी ज्यादा एफ्लुएंट नहीं रह पाते हैं, वो काफी गरीब ही देश रहते हैं, वो किसी तरीके से अपने इकोनॉमी को चला रहे होते हैं। तो इसका जो मतलब है क्या है, स्मॉल और पुअर कंट्री विथ ए वीक गवर्नमेंट। डॉग डेज देखते हैं क्या है। यहां पे मैंने समझाने के लिए आपको कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं। ये स्क्रीनशॉट्स ये तब के मेरे बुक के हैं जब मैं खुद तैयारी में था, खुद मैं अपने वर्ड्स मीनिंग तैयार कर रहा था, खुद उन्हें पढ़ रहा था। तो वो मैं इसे आपको इसलिए लगाया हूँ यहाँ पर समझने के लिए कि आप भी इसी तरीके से करो। ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मुझे लगा था। जैसे कई लोग क्या होते हैं, बुक ले लेते हैं और बिल्कुल बुक को ऐसे रखते हैं जैसे वो बुक उन्हें अपने पोतों को देना है, गिफ्ट करना हो, उनके बर्थडे पे गिफ्ट करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। तो वैसा आपको नहीं रखना है बुक को। ये जो आपको इंग्लिश वोकेबलरी का जो सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिव रिवीजन आपका खोजता है। तो आप जिस भी सोर्स से आप अपना वोकेबलरी तैयार कर रहे हो, तो उस सोर्स को आपको तुरंत तुरंत रिवाइज करने होंगे। और रिवीजन के टर्म में, रिवीजन के टाइम पे आप देखोगे कि कुछ वैसे वर्ड्स हो रहे हैं जिन्हें आप आसानी से भूल पा रहे हो, भूल जा रहे हो। कोई भी वर्ड्स जो है आप उन्हें बार बार रिवाइज कर रहे हो, लेकिन फिर भी जब आप अगली बार रिवाइज करने के लिए वहां पे पहुंच रहे हो, उस पोजीशन पे पहुंच रहे हो, उस स्थान पे पहुंच रहे हो, तो आपको वो वर्ड याद नहीं आ रहा है, आप कुछ कंफ्यूज हो जा रहे हो, ठीक से रिलेट नहीं कर पा रहे हो। तो वैसे शब्दों को समझने वगैरह के लिए मैंने एक तो आपको तरीका बताया है कि आप रूट से करो तो ये सब कंफ्यूजन दूर होगी। और एक और जो है, जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेज काफ़ी ऐसे होते हैं, जैसे ईट लाइक ए वर्ड। तो ईट लाइक ए वर्ड देखो तो आपको ये स्टेटमेंट से ही समझ में आ रहा है कि चिड़िया की तरह खाता है, मतलब कम खाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि आपको ऐसे, मतलब उनकी फिजियोलॉजी से समझ नहीं आएगा। जैसे द डॉग डेज, इसका कहने का क्या मतलब है? कुत्तों का दिन। जैसे हिंदी में कहावत है कि हर कुत्ते का दिन आता है, कहीं आप उससे ना रिलेट कर ले जाओ। तो वो ऐसा नहीं है। जैसे ऐसे कुछ कंफ्यूजन से होते हैं, तो इन्हें करने के लिए आप अपने बुक्स में ये कहाँ से डिराइव हुए हो, या फिर नोटबुक में जहाँ से भी आप तैयार कर रहे हो, ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, इनकी ओरिजिन क्या है, उसे आप देखो, उन्हें समझने पकड़ने का कोशिश करो, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ये मैंने जो यहाँ पे अपने बुक में यहाँ पे लिख रखा था, ये देखते हैं मैंने कैसे लिखा था। तो डॉग डेज मतलब क्या है इसका? गर्मी के दिन। लेकिन गर्मी के दिन बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, डॉग डेज और इसका मतलब है गर्मी के दिन। कैसे है भाई? देखते हैं क्या कैसे है।
तो इस टाइम में क्या होता है कि पीरियड ऑफ जुलाई 3 टू अगस्त 11 क्या होता है हमारे यहाँ, गर्मी का टाइम रहता है। और इस टाइम में आकाश में जो स्टार है सीरियस, ये उसी पोजीशन पे रहता है जहां पे सन का जो पोजीशन है स्काई में। और और इसे कहा, जो ये जो स्टार है सीरियस, इसे कहा जाता है डॉग स्टार। डॉग स्टार कहा जाता है इसे। तो ये जो स्टार है सीरियस, द डॉग स्टार इज द इन द सेम पार्ट ऑफ द स्काई एज द सन। जहाँ पे सन है, जिस पार्ट ऑफ स्काई में सन है वहीं पे ये भी है। और ये कब का समय होता है, ये गर्मी के टाइम में होता है, जुलाई 3 टू अगस्त 11, जबकि गर्मी पीक पे हो आपके यहाँ। तो द सीरियस इज द लार्जेस्ट ब्राइटेस्ट स्टार। तो ये सीरियस जो है, कोलिक्वली, हमने अभी सीखा है वर्ड कोलिक्वली, नोन एज द डॉग स्टार। डॉग स्टार या फिर कैनिस मेजर, द ग्रेटर डॉग। कैनिस भी हम सीखेंगे आगे, इसका जो रूट होता है कैनाइन, जो कि डॉग को रिलेट करता है, डॉग होता है इसका मतलब। चलिए, ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे इसलिए दिया था ताकि आप इस तरीके से कुछ जो कंफ्यूजिंग हो उन्हें याद कर सको। उन्हें ऐसा आप इस मोह में मत पढ़ना कि हाँ किताब है तो किताब में कैसे लिख दें। आपका किताब आपके लिए, आप खुद के पढ़ने के लिए लिया, अपने बच्चों और अपने पोतों को पढ़ने के लिए किताब नहीं लिए हो। आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैं यहाँ पे जिस बुक से का यानी मैंने फोटो यहाँ पे लगाया है, ये कौन सी बुक है, एमबी पब्लिकेशन एसएससी इंग्लिश की बुक है। यहाँ से मैंने ये हाईलाइट भी किए हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल वर्ड्स, इडियम फ्रेजेज एंड फ्रेजल वर्ब्स। ये आप कोशिश करो कि आप इन्हें कर ही लो, क्योंकि ये सिर्फ एसएससी के लिए रिलेवेंट नहीं, कि कोई भी वनडे जो एग्ज़ाम होता है सब में, सबके लिए ये वर्ड्स रिलेवेंट होते हैं। और काफ़ी जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स के मैंने सवाल देखे हैं, जो काफ़ी सालों के यूपीएससी के जो सवाल देखे हैं, जो यूपीएससी अलग अलग सवाल एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो इन सब से मुझे काफ़ी लगभग 70 से 80% सवाल यहाँ से मुझे मिले थे। तो पहले तो आप इन्हें तैयार कर ही लो, फिर हम नेक्स्ट सोर्स भी अब आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। On his way to the capital, the minister, fill in the blanks, the eminent social worker at his residence. On his way to the capital, the minister dash the eminent social worker at his residence. तो किसी को अगर आप कॉल ऑन करते हो, जो आपका फ्रेज है कॉल ऑन, मतलब आप उसे बुलाते हो, तो ये यहाँ पे होगा कॉल्ड ऑन। The fire brigade fought for 4 hours to put out the fire in the building. आग बुझाने को कहते हैं put out. If I dash an angel, I would solve the problems of people. यहाँ पे देखो, इसे हम पहले समझ लेते हैं क्या होगा, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसी से रिलेट करता हुआ, इसी से मिलता हुआ हमारा जो आज का जो हम ग्रामर का सेक्शन पढ़ेंगे, क्या है आपका ना, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस यहाँ पे देखते हैं कि जब देखते हो कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तब ये काम करूँगा, अगर मैं तुम्हारे घर में आऊँगा तो ये वाला सामान, ये बुक वहाँ से लेके जाऊँगा, ऐसे सेंटेंसेस को आप देखते हो कि कंडीशनल सेंटेंसेस है। मैं तुम्हारे घर से बुक कब लेके आऊँगा, अगर मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा। तो अगर मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा ही नहीं तो बुक मैं कैसे लेके जाऊँगा। तो जो सेकेंड एक्शन है बुक को ले जाना, वो डिपेंड कर रहा है फर्स्ट एक्शन मेरे आने से। तो व्हेन टू एक्शंस अकर वन आफ्टर द अदर, दो एक्टिविटी जो है एक के बाद दूसरा होती है, द सेकेंड डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट, जो सेकेंड एक्शन जो है वो पहले एक्शन पे डिपेंड कर रही हो। जैसे जब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ तभी बुक को लेके जा रहा हूँ, सेकेंड एक्शन फर्स्ट पे यहाँ पे डिपेंड कर रही है। वैसे सेंटेंसेस को क्या 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 कहा जाता है, कंडीशनल सेंटेंसेस।
तो वैसे सेंटेंसेज में जनरली आपको दिखेगा इफ दिख जाएगा, प्रोवाइडेड दिखेगा, एज सुन एज दिखेगा, नो सूनर दिखेगा, अनलेस दिखेगा, अनटिल दिखेगा, वेन दिखेगा। तो इन सब से आप पकड़ सकते हो कि ये हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे था आपका इफ आई डैश एन एंजल, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंडीशनल है, यहाँ पर इफ से आप उसे पकड़ पा रहे हो। देखते हैं कितने कितने तरह के सेंटेंसेज होते हैं। इफ टू एक्शंस टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इन फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। एंड इफ सेकेंड एक्शन डिपेंड ऑन द फर्स्ट, कंडीशनल का यही शर्त ही है कि सेकेंड एक्शन जो है फर्स्ट पे डिपेंड करेगा। द फर्स्ट एक्शन इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो पहला एक्शन जो हमारा होगा, जो पहला सेंटेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। एंड द सेकेंड एक्शन जो होगा, जो हम लोग लिखेंगे, तो जो हमारा जो सेकेंड एक्शन होगा उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है इस तरीके से रहेगा जो सेंटेंस का, इफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो फर्स्ट एक्शन है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा, और जो सेकेंड एक्शन है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस रहेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू, अगर मैं दिल्ली आता हूँ तो तुमसे मिलूंगा। तो देखो, अगर मैं दिल्ली आता हूँ, फर्स्ट एक्शन क्या है मेरा, दिल्ली आना, तो ये क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मैं तुमसे मिलूंगा। और सेकेंड एक्शन क्या है, तुमसे मिलना, ये देखो आपका क्या है, फ्यूचर टेंस में है, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस में है। एक और एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन अराइव्स, यहाँ पे पहला एक्शन क्या है, पहला एक्टिविटी क्या है, ट्रेन का आना या फिर प्लेटफॉर्म पे भीड़ हो जाना। तो ट्रेन का आना जो है फर्स्ट एक्शन। देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, कब होगा रश, जब ट्रेन आएगी, तो जब ट्रेन आएगी तब प्लेटफॉर्म पे भीड़ हो जाएगा। तो जो सेकेंड एक्शन है हमारा व्हेन द ट्रेन अराइव्स, देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। एंड भीड़ होना, देयर विल बी रश एट द प्लेटफॉर्म, जो भीड़ होना है ये हमारा सेकेंड एक्शन है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ। ये तो हमारा था कि पहला एक्शन जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, मतलब दोनों एक्शन जो है फ्यूचर के होने वाले, लेकिन दोनों एक्शन प्रेजेंट के भी हो सकते हैं। उन्हें देख लेते हैं क्या है। इफ द सेंटेंस इज कंप्लीटली इन प्रेजेंट टेंस, सेंटेंस जो है पूरी तरीके से प्रेजेंट टेंस में ही है। बोथ द इफ क्लाउज एंड द मेन क्लाउज, यहाँ पे मैंने जानबूझकर आपको इफ क्लाउज एंड मेन क्लाउज जो है पहले नहीं बताया था, क्योंकि पहले आपको मैं कुछ सेंटेंस को समझाना चाहता था। तो इफ क्लाउज क्या होता है, इफ क्लाउज जो है वो सेंटेंस का पार्ट जहाँ पे हम इफ लगा रहे हैं। और मेन क्लाउज क्या होता है, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरा दिल्ली आना या फिर तुमसे मिलना। यहाँ पे क्या मैं किसी से कह रहा हूँ कि अगर मैं दिल्ली आऊँगा तो तुमसे मिलूंगा, तो मेन पार्ट यहाँ पे है कि मेरा आपसे दिल्ली में मिलना, तो ये है आपका मेन क्लाउज। तो आई विल मीट यू, ये है आपका मेन क्लाउज। तो इफ क्लाउज और मेन क्लाउज को हमने यहाँ पे समझ लिया। देखते हैं। इफ द सेंटेंस इज कंप्लीटली इन प्रेजेंट टेंस बोथ द इफ क्लाउज एंड द मेन क्लाउज विल बी इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, अगर जो है सेंटेंस पूरी तरीके से प्रेजेंट टेंस में ही है, तब दोनों जो है, एक यहाँ पे क्या हो रहा था, एक तो प्रेजेंट टेंस में हो रहा था, एक फ्यूचर टेंस में हो जा रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति में दोनों प्रेजेंट टेंस में ही होगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं क्या है। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, द स्कूल रिमेन्स क्लोज, स्कूल जो है बंद रहता है। ये एक समझो एक तरीके से कल्चर है, एक तरीके से कस्टम है कि अगर बारिश होती है तो स्कूल बंद ही रहता है। आगे किस तरीके के हो सकते हैं कंडीशनल सेंटेंस वो देखते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका कुछ पास्ट में, पास्ट वाला सिंपल पास्ट वाला आपका हो सकता है कंडीशनल सेंटेंस। तो वैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो आपका होगा इफ, एक तो होगा सिंपल पास्ट, उस पर सब्जेक्ट आपका रहेगा, एंड वुड प्लस V1। जैसे वैसे सेंटेंस का अगर आप देखो तो इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड लेंट इट टू यू, मैं तुमको जरूर उधार देता। लेकिन इसके कहने का क्या क्या मतलब है यहाँ पे, कि मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं तुम्हें उधार कैसे दूं। तो वैसे सेंटेंस को ऐसे इस तरीके से कंडीशनल में यहाँ पे लिखा गया है, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंट इट टू यू। नेक्स्ट,
कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस में वो सेंटेंस हैं जो, तो वैसे सेंटेंसेस को देखते हैं। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैं तुम्हें देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार। तो यहाँ पे देखो, जब सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में यहाँ पे आपको वुड का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पे वुड हैव का प्रयोग किया गया है। एक बात का आप और ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट में वुड के साथ आपका V1 है, और यहाँ पे आपका पास्ट परफेक्ट वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेज है वहां पे वुड हैव के साथ आपका V3 है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है इन्हीं से निकल के आता है, और इसे आपको काफी अच्छे से ध्यान से आपको देखना है। इफ आई हैड सीन यू, अगर मैंने तुम्हें देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, मैं अगर आपको देखा होता तो अपनी कार जरूर रोका होता। इसके कहने का क्या मतलब है कि मैंने आपको देखा ही नहीं और मैंने कार को रोका ही नहीं। इन सच सेंटेंसेज वी कैन ऑल्सो रिप्लेस इफ विथ हैड। वैसे जो सेंटेंसेज होते हैं इफ को हैड से भी रिप्लेस करते हैं। हैड आई सीन यू, अगर हम आपको देखे होते, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, ये कार को मैंने जरूर रोका होता। अब जो है जहां से हम यहाँ पे आए थे वैसे तरीके के सेंटेंसेस को देखते हैं, उन्हें कहा जाता है इमेजिनरी सेंटेंसेस। तो सेंटेंसेज रिलेटेड टू इमेजिनरी पोजीशंस। आप मन ही मन सोच रहे हो कि अगर मैं ऐसा होता, अगर मैं इस पोजीशन पे होता, अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो वह ये क्या कर रहे हो आप, इमेजिन कर रहे हो। ये रियल सिचुएशन नहीं है। ये रियल में अगर आप सोच रहे हो वैसा, तो रियल में वैसा है तो नहीं, ये क्या है, इमेजिन आप कर रहे हो, इमेजिनरी सिचुएशन है, इसलिए आप इसे इमेजिनरी सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो वैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वेयर लगेगा यहां पर, साथ में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ गया होता। ही स्कॉल्डेड मी, उसने मुझे डांटा, एज इफ ही वर माई फादर, ऐसा डांटा जैसे कि लगा कि मेरे पिताजी डांट रहे हो वो। तो ये जो सवाल से जहां पे हम आए थे इन्हें देख लेते हैं, क्या यहाँ पे इसका आंसर होगा। इफ बताया सेंटेंस का स्ट्रक्चर में ही है कि इफ आई वर अ वर्ड, तो वैसे ही इफ आई वर एन एंजल, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, क्या होगा आप यहाँ पे, वेयर। एक चीज और आप ध्यान रखना, जो इफ जो है, इफ आप जब भी लिखोगे, इफ का जो पेयर है देन नहीं होता है। काफी यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है लोगों में। इफ आप जब भी लिखोगे तो सेंटेंस का जो अलग पार्ट होगा वहां पे आपको कॉमा लगाना होता है। जैसे यहां पे भी देखो, इफ आई वेयर ए वर्ड, क्या है, कॉमा लगाया गया है। ऐसा नहीं कि इफ आई वेयर वर्ड देन आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये सेंटेंस गलत है, और ये कॉमन एरर से काफी ज्यादा होते हैं, और ऐसे सवाल काफी आते भी हैं। इफ आई हैड मनी देन आई वुड लेंट इट टू यू, ये सब जो है बिल्कुल कॉमन एरर्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसी पे आपको कुछ सवाल दिए गए हैं, इस सवाल को आपको बनाना है, बना के आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर देना है, और फिर इन सवाल के आंसर के साथ हम अगले वीडियो का शुरुआत करेंगे। ठीक है, कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। हमने यहाँ पे क्या क्या देखा है वो एक बार देख लेते हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। यहाँ पे एक प्रिंटिंग एरर है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर काफ़ी सारे वर्ड्स और उनके रूट्स वगैरह को देखे, किन 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 रूट्स को हमने देखा, तो कौन को समझा, टैग को समझा, फिर और क्या देखा हमने, हैकनेड, जो पहले हमने देख भी लिया था, इस बार रिवाइज भी किया, कैसे करना है उसे एक बार फिर से हमने देख लिया। फिर डोल को हमने देखा, और क्या देखा,
लौकी को देखा, कब कौन होता है, कब CON होता है, कब COR होता है, कब COM होता है, इस बातों को समझा हमने। और फिर ईडियम्स कैसे याद करने हैं वो सब हमने एक माइंड मैप बनाया, कैसे करने हैं वो सब बताया, कहाँ से करना है वो एक सोर्स भी हमने देख लिया। और फिर एक नए कॉन्सेप्ट को हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के फॉर्म में समझा भी। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो सवाल दिए गए हैं इन्हें बनाना है, बना के कमेंट्स में कमेंट करना है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है चैनल पे जल्द ही अपलोड होगा। थैंक यू।